बर्जर पेंट्स, किसान के जैम, स्क्वैश, कैडबरी श्विपीज, हिंदुस्तान पॉलीमर, हा क्या कंपनियां हैं। पर क्या आप सभी को इस बारे में पता था इससे पहले कि एक समय पर ये सभी की सभी कंपनीज आती थी यूबी ग्रुप के अंदर। जी हाँ, यूबी, यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के अंदर। कौन था वो बड़ा आदमी जो इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एम्पायर चला के बैठा हुआ था, इतना इन्फ्लुएंशियल कि हर सेक्टर में घुसा हुआ था। वेल, अगर इसे कुछ शब्दों में मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगा ये एक पॉलिटिशियन थे, बिकॉज ये राज्यसभा के मेंबर थे। ये एक प्लेबॉय के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, बिकॉज इनकी एक बहुत फेमस कैलेंडर होती थी जो बहुत फेमस चलती थी, और साथ में हमेशा विश्व सुंदरियों के साथ ये घिरे पड़े रहते थे। इतना ही नहीं, एक लिकर बैरन भी कहूँगा, बिकॉज विश्व का नंबर 1 लिकर बिजनेस के ओनर ये थे। इसी के साथ मैं इनको जुआरी, गैम्बलर भी कहूंगा, बिकॉज हॉर्स बैटिंग भी करते थे। इसी के साथ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट भी कहूंगा, बिकॉज एक रेसर थे, F1 रेसिंग कार भी चलाते थे, चलवाते भी थे, IPL की टीम भी थी, और एक पार्टी एनिमल भी थे जो अपने लैविश लाइफस्टाइल और पार्टीज के कारण जाने जाते थे। बाप रे। बट डोंट वरी, ये सारे प्रोफेशन संभालने वाले शख्स का नाम जॉनी नहीं है, इस व्यक्ति का नाम है विजय माल्या। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में समझेंगे, बिकॉज कल जब मैंने HDFC बैंक की एनालिसिस डाली थी अपने चैनल पर, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि किंगफिशर एयरलाइन एंड विजय माल्या साहब का एक स्टडी करो। तो आपका हुक्म सराखों पर है। वेल, आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस पे चाहिए या फिर आपको LTCM पे चाहिए, कमेंट्स जिसमें ज़्यादा आएंगे नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा। तो ज़रूर याद से आप कमेंट्स में लिखिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस का 3rd पार्ट या फिर LTCM। और अगर चाहते हो कि इसी तरह के वीडियोज़ जल्द से जल्द आए तो मेक श्योर आप लाइक बटन चला दीजिएगा, और अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने जैसे ही कुछ दिन पहले राकेश सर ने अनाउंस किया था अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री में एंट्री की घोषणा करी, तो काफ़ी सारे लोग हैरान भी रह गए और सबको याद आ गया किंग ऑफ गुड टाइम्स। एक्चुअली अभी तो नसीब के कारण किंग ऑफ बैड टाइम्स है, दैट इज विजय माल्या। तो काफ़ी सारे लोग इसलिए इंटरेस्टेड रहे कि क्या सीन था। वेल, 9,000 करोड़ को लोन के घपले करके देश छोड़ के जाने वाला ये मनुष्य घोटाला करने के बाद भी बिंदास पैसे उड़ा रहा था। इसने घोटाला करने के बाद भी IPL टीम संभाली और उसके साथ साथ F1 रेसिंग टीम संभाली। मतलब जस्ट लुक एट द शेयर ऑडेसिटी। 20 अक्टूबर 2012 को इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था किंगफिशर एयरलाइंस, उसको जैसे ही क्लोज कर दिया गया, साथ में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद ही उनके ऊपर लोन्स का जो भार था और इंटरेस्ट का भार था, वो तो जैसे मान लो पहाड़ टूट पड़े हैं और मजबूर हो गए वो व्यक्ति देश छोड़ने पर। लेकिन आज इस पूरे ना केस को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगा। पर ऐसा क्यों हुआ और कौन सी वो बिजनेस मिस्टेक्स थी जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कभी किसी प्रमोटर की एनालिसिस करें, या फिर कोई कंपनी अगर हम बाय करने वाले सोच रहे हैं तो कौन सी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। ये सब जानने के लिए आज पहले हम समझेंगे कौन सी मेजर मिस्टेक्स थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वहां पर मैं ना कुछ ब्लंडर्स भी बताऊंगा और कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी हैं। आप उसमें अपना तर्क जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है वो सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वो मेजर बिजनेस मिस्टेक्स थी जिसके कारण विजय माल्या टूटे। पहला, फ्लेमबॉयंस एंड शो ऑफ। बड़ी बड़ी घर, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़ा बंगला। हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी कंपनी का प्रमोटर जब बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल शो ऑफ करता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े बंगले, तो आपको सतर्क रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद ही देख लीजिए, DHFL का केस ले लीजिए, या फिर सत्यम का केस ले लीजिए, या इवन हर्षद मेहता का केस लीजिए। सारे के सारे अपन ने अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक बार डाल दूंगा, आप लोग जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो जितने भी आप बड़े घोटाले देखेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल जीने की प्रयास करते। दूसरा मिस्टेक था इग्नोरिंग द एम्प्लॉयज़। उनसे सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उधर जब कर्ज के कारण जब इनकी कंपनियां बंद हो गई थी, मतलब किंगफिशर एयरलाइंस, तो इनके सारे एम्प्लॉय सड़क पर उतर आए थे। वो बोल रहे थे, वो स्ट्राइक्स पे बैठ गए थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमको हमारा पैसा चाहिए, हमारी सैलरी अटकी पड़ी। और वहां पर विजय माल्या साहब अपना 60th बर्थडे बना रहे थे अपने गोवा के बंगले में। सोचिए, पूरी कंपनी बैंकरप्ट पड़ी है, गोवा के बंगले में, और स्पेन से आर्टिस्ट बुलाए गए। भाई एनरिके के गाने आपने सुने होंगे, उनको भी बुलाया गया, जिसके कारण ना एम्प्लॉयज और इरिटेट हो गए कि भाई
ये कैसा है, एक एम्प्लॉय की वाइफ ने तो सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। एक्चुअली उनके हस्बैंड को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली और बेचारी दुर्भाग्यवश फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ झेल नहीं पा रहे थे एंड उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में विजय माल्या पार्टी कर रहे गोवा के उसमें। तीसरा एक मिस्टेक था नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज फादर। ये मेरे हिसाब से ना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और ये यूथ ध्यान से सुनना और यंग माइंड्स ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना। अक्सर हमें लगता है ना कि हमारे जो माता पिता हैं, पापा मम्मी हैं, उनसे ज़्यादा ना हमको पता है। अरे ये मना कर रहे हैं, हमको उनसे ज़्यादा पता है क्यों मना कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। हम अपने आप को ना बहुत देड़शाना समझते हैं। इट इंक्लूड्स मी, मैं भी अपने टाइम पर यही समझता था और ये भूल जाते हैं कि हमारे पापा को ना हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है जीवन का, जीने का, और हमें उस एक्सपीरियंस की कदर करनी चाहिए। विजय माल्या के केस में ना उनके जो फादर थे विट्ठल माल्या, हु वाज ऑलरेडी अ वेरी गुड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, उनने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके थे ऑलरेडी, पर वो हमेशा एक चीज़ का ना ध्यान रखते थे। वो क्या था कि ज़्यादा शोबाजी नहीं करनी, खुद की उसमें एंजॉय करो, जितना लैविश लाइफस्टाइल करना, उसको शोबाजी मीडिया में नहीं आना, न्यूज़पेपर में नहीं आना। इनफैक्ट न्यूज़पेपर वालों को पैसे देते थे कि हमारे बारे में मत छापो, क्योंकि उस समय पे ना ये लोगों ने दारू का बिजनेस चालू किया था और उसको ना दारू के बिजनेस को एक नेगेटिव निगाहों से देखा जाता था। प्लस उनको पता था कि भाई जितना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे उतना जलन होता है लोगों को, उतनी ही उनकी रग जलती है। जैसे अपनी चैनल की ग्रोथ देख के काफी सारे लोग जलते हैं और डिसलाइक करने आते हैं बिकॉज आप लोग इतना सारा प्यार करके लाइक देते हो, तो ऑब्वियसली तो सेम चीज़ विट्ठल माल्या जी को भी पता था कि भाई ज़्यादा किसी को शो ऑफ मत करो, अपने में खुश रहो, अपने में आगे बढ़ो। सो विजय माल्या को सीखना चाहिए था कि भले ही ऐश करें, लाइफ की मज़े लें, पर इतना दिखावट भी ना करें पब्लिक लाइमलाइट में कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन पड़े, जो कि एक्चुअली में हो गए थे। एनवी बहुत बढ़ गया था उनको लेके। नेक्स्ट मिस्टेक जो उनकी थी कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से वो बाहर निकल गए। लिकर, जो कि ऑलरेडी उनका हाईली रेगुलेटेड बिजनेस था हमारे देश में, उसमें जब उन्होंने देखा ना कि इतना सारा सक्सेस कमा लिया, इतना सारा कुछ कर लिया है, तो उनको लगा कि भाई अपुनिज भगवान है, और इधर ही उनने अपनी गलती कर दी। उन्होंने अल्कोहल बिजनेस, जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थी, उसको छोड़ के ये, और इनको लगा कि यार अब जब मैं इतने हाईली रेगुलेटेड बिजनेस संभाल सकता हूँ तो मैं दुनिया की कोई भी बिजनेस संभाल सकता हूँ, और इसीलिए ये फिर एयरलाइन में घुस गए विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा मैक्रो फैक्टर्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वॉल्व होते हैं, क्रूड प्राइसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। वैसे मैंने ये भी कवर किया हुआ है, राकेश झुनझुनवाला सर के जो एयरलाइन वाली वीडियो है ना अपने चैनल पर ऑलरेडी, आई थिंक सो 1-2 वीक पहले डाली है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, कोई भी बिजनेसमैन अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को छोड़े तो संभल जाओ। नेक्स्ट मिस्टेक जो थी उनकी ये थी कि वो इन्वॉल्व हो रहे थे ऑलमोस्ट एनीथिंग टू एवरीथिंग, और फेलियर था उनका, डेलीगेट ही नहीं कर पाते थे। मतलब ड्रेस कौन सी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की वो भी डिसाइड कर रहे हैं, मेन्यू कौन सी होनी चाहिए वो भी, कलर भी, कौन सी सीट कैसी होनी चाहिए वो भी, प्लेन कैसी होगी वो भी। सो विजय माल्या जी खुद ही इतना डिसाइड करते थे जिसके कारण सीईओ टिक ही नहीं पाते थे। तो उनके पास एक फॉर्मलाइज सीईओ नहीं था, जो कि होना चाहिए, बिकॉज जब भी आपको एक कॉर्पोरेट लेवल पे स्केल करना रहता है तो आपको लोगों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, जो विजय माल्या को समझना चाहिए था। तो जब कोई कंपनी का ही प्रमोटर सारी चीज़ें खुद देखने और संभालने में लग जाते हैं ना, तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाती है। तो निवेश करने से पहले आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सो एनीवेज, और एक मिस्टेक क्या थी इनकी, एक मिस्टेक थी जो वर्टियास की एक रिपोर्ट आई थी, वेरिटास या वर्टियास, मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया होगा, तो उसको भी उनने सीरियसली, उनने खुद ने उसका बवाल मचा दिया, पब्लिकली उनने खुद ही पब्लिक कर दिया। कैसे? वर्टियास एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी थी जिसने ये कहा था कि किंगफिशर एयरलाइंस के हवाले निकल चुके हैं, विजय माल्या के हवाले है, ही इज़ अ बैंकरप्ट और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा करके उनने पूरा एक वो निकाला। बट जिसके बाद विजय माल्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से आके उनने बोला कि भैया ये तो बावड़ी पूछ है, इनको कुछ नहीं पता है, मैंने तो इनका नाम भी पहली बार सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, दे डोंट इवन नो कि हमारी कंपनी में व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इनटू आवर कंपनी, ऐसा ऐसा करके उनने पूरा ड्रामा कर लिया। तो जिन लोगों को ना किंगफिशर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे शक भी नहीं था ना, उनको भी होने लग गया। सो बेसिकली ना, डेस्परेशन में इंसान गलती पे गलती करता है। अगर शांति से वो सोचते ना तो शायद सोल्यूशन हो सकता है, निकाल सकते थे, बट प्रॉब्लम में फंस गया। एक और बड़ी मिस्टेक थी जो कि इनने क्या करी थी, पेरिस में ना एक बहुत बड़ा शो हुआ था, तो वहाँ पे करीब करीब 70 एरोप्लेन लेने गए थे, जो जोश में ना लोन के बेसिस पे 150 एरोप्लेन्स उठा लिए, तो कॉस्ट का ध्यान ही नहीं रखते। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थी जिनसे उनको संभल के रहना था। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि चलो बिजनेस मिस्टेक्स तो हो गई, बट ये स्कैम कैसे बना, एम्बिशन, जो इतना एम्बिशन था वो स्कैम कैसे बना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे हम समझते हैं करीब करीब 2010 में माल्या साहब राज्यसभा के मेंबर बन गए थे, मतलब एक
पॉलिटिक्स में घुस गए, काफ़ी नाम हुआ करता था उनका। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी अगर मैं इनके अवार्ड्स के बारे में बताऊँ ना, तो सदर्न कैलिफोर्निया से इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। IIT बॉम्बे में इनको इन्विटेशन मिला था, शायद यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर था, बहुत इनकी वाहवाही हो रही थी। जो इनकी रॉक सॉलिड स्पीच थी बिल्कुल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी अवार्ड मिल गया था, बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का भी अवार्ड मिल गया था, ना जाने कितने अवार्ड्स मिल गए थे। तो जिसके कारण मैच्योर लोगों के बीच में ऑलरेडी इंस्पिरेशन थे, ठीक है। यूथ इनको इंस्पिरेशन मानने लग गया था। क्यों? सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि जो भी बड़ी गाड़ी चलाता है और लोन या क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि यूथ तो ये नहीं देखती, लोन या क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे अपना लैविश लाइफस्टाइल दिखाता है, उसको तो यूथ ऐसे भी दीवानी हो जाती है। आज भी वही सेम चीज़ है, इंस्टाग्राम पे भी लोग बावले होते जाते हैं। पर इनका एम्बिशन स्कैम केवल और केवल एक ही चीज़ के कारण बना, और उसे मैं कहूँगा मिस मैनेजमेंट। अगर मिस मैनेजमेंट नहीं होता ना तो सब सही रहता। कुछ मिस मैनेजमेंट को मैंने ऑलरेडी बता दी हैं अभी तक, मिस्टेक जो हुई थी, लेकिन आप लोगों को कुछ और पॉइंटर्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये चीज़ें उनको ध्यान रखनी थी। ब्यूटिफुल फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेस की जगह अगर कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया जाता तो आज माल्या बचे होते। दैट्स नंबर 1। सेकेंड, फ्रीक्वेंटली अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करने की जगह, जो पहले कभी प्रीमियम फ्लाइट चला रहे, फिर उसके बाद अफोर्डेबल फ्लाइट चला रहे, फिर उसके बाद वापस इंटरनेशनल लंदन से बैंगलोर से लंदन की फ्लाइट चला रहे हैं, प्रीमियम फ्लाइट्स पे आ गए। अगर इन्होंने बार बार अपनी स्ट्रैटेजी, और ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में भी लागू होती है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज ना करके एक ही स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया होता तो माल्या बचे होते। अगर एयर डेक्कन, जो 2003 जब से वो चालू हुई थी तब से ही लॉस मेकिंग कंपनी थी, इट वाज ब्लीडिंग, अगर उसका एक्विजिशन इनने आई थिंक सो 550 करोड़ में किया था, कुछ ऐसा ही, अगर नहीं किया होता तो माल्या अभी बचे होते। ब्रांडिंग में अगर इन्होंने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया होता, जब एयर डेक्कन को ये लेके आए जो कि ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव फ्लाइट था, तो इन्होंने ब्रांडिंग उसकी क्या कर दी, किंगफिशर डेक्कन कर दी, जिसके कारण ऑडियंस ऑलरेडी कंफ्यूज। वो बोले भाई किंगफिशर है क्या प्रीमियम, और डेक्कन हो गया सस्ता वाला, तो ये है क्या चीज़। तो लोगों ने कंफ्यूजन में ऑल्टरनेट्स ढूंढने लग गए कि भाई सेम दाम में या थोड़े कम दाम में हमको इंडिगो मिल रहा है, जेट मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो हम उसमें क्यों नहीं जाए। तो ब्रांडिंग में उन्होंने इतना कंफ्यूजन कर दिया कि वो लोग समझ ही नहीं पाए कि भाई किस में जाए। तो ये उनकी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयज़ को, अगर देखो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज़ तो हड़ताल कर रहे थे, बीच में स्टॉप कर लिया था, लेकिन अगर 60th बर्थडे पार्टी में उन्होंने ग्रैंड पार्टी नहीं की होती और जले पे नमक नहीं डाला होता तो शायद बचते तो नहीं, लेकिन थोड़ी चीज़ टल जाती वहाँ पर। बट नहीं, भाई साहब को तो शो ऑफ करना है, पार्टी करना है, इधर एम्प्लॉय सैलरी के लिए तड़प रहे हैं। और एक चीज़, अगर IDBI बैंक को ना 861 करोड़ का उनने लोन लिया था IDBI से, उनको अगर चूना नहीं लगाया होता, जो कि उन्होंने ये बोल के लिया था कि मेरे को एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है और ऑपरेशन चलाने के लिए मेरे को खुद चाहिए, लेकिन खुद ने ऑफशोर उनकी खुद की डमी कंपनीज यूरोप में अपने पैसे ट्रांसफर करा लिए खुद की आलिशान लाइफस्टाइल के लिए, जबकि ऑलरेडी हवाले निकल चुके थे कंपनी के। तो अगर ये चीज़ नहीं की होती तो ये स्कैम नहीं बनता, माल्या बचे होते। और अगर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को 11 करोड़ का ब्राइब, उनने ब्राइब दी थी, नहीं दिए होते कि भाई बिना डॉक्यूमेंट्स के भी हमको लोन मिल जाए आलतू फालतू, तो माल्या बचे होते। और इसी तरह इनका एम्बिशन बन गया इनटू अ स्कैम। सुचिता दलाल वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है इस स्कैम के बारे में बताते हुए। बट एनीवेज, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड किस तरह से एम्बिशन बिकम स्कैम। सेम हैपेंड विद हर्षद मेहता केस एंड सेम हैपेंड ओवर हियर। अब ब्लंडर की बात करते हैं कि भाई ब्लंडर क्या हो गया। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, डिस्क्लेमर, कोई पॉलिटिकली इंक्लाइंड नहीं है, ठीक है। जो ना ही माल्या ने किया पर शायद कुछ बड़े लोगों ने भी किया है इसमें इन्वॉल्वमेंट। कैसे समझते हैं? इवन जब स्कैम बाहर आया था ना, तो उस समय पे जो सरकार में प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन जी, जिनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम प्राइवेट एयरलाइंस को कभी डूबने नहीं देंगे, हम सब कुछ हमारे प्रयास में करेंगे और बचाएंगे। तो जितने 17 बैंक से 17 बैंक से विजय माल्या हैड टेकन द लोन, उनको निर्देश दिया गया कि भैया लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो। बैंक्स भी बोले यार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रूलिंग पार्टी कह रही है तो हमको करना चाहिए। तो बैंक्स फाइनली ये सब किए। इसमें भी झोल झपाटा ये हुआ था कि बैंक्स बोल रहे थे कि इतना अमाउंट है, विजय माल्या बोले मैं 4000 करोड़ ही दूंगा, बैंक्स बोले नहीं 4900 करोड़, और फिर ये मामला दब गया। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा सवाल आज भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी ये उठता है कि लास्ट टाइम इंडिया में विजय माल्या को देखा गया था 1 मार्च 2016 को, और थर्ड
मार्च को सीबीआई को बोला गया था इनको हिरासत में लेने के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन, और बोल दिया गया था, फर्स्ट कोई बोल दिया गया था सारे एयरपोर्ट्स में ध्यान रखा जाए विजय माल्या कहीं ना निकल पाए, इंटरनेशनली कहीं भाग ना पाई, ये सारी चीज़। तो अब सवाल उठता है इतना सब होने के बाद भी जो 1 तारीख को नोटिस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट का, 2 मार्च 2016 को 55 ब्रीफ केस के साथ हाउ कम विजय माल्या लंदन निकल गए? बताओ बताओ भाई कैसे? कैसे हुआ? अगर आपको लगता है इस पे कोई कॉन्स्पिरेसी होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे हो सकता है भाई, जब ऑलरेडी नोटिस आ चुका है और ये भाई 2 तारीख को गायब और एयरपोर्ट सील भी थे। फाइनली 2015 को ना सीबीआई की इंक्वायरी के एक रिजल्ट से ये भी पता लगा कि इवन बिफोर बाइंग द आईपीएल टीम एंड F1 रेसिंग कार का जो उन्होंने खरीदा था, उससे पहले ही विजय माल्या बैंकरप्ट हो गए थे। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर बैंक्स ने किस बेसिस पे, किस एसेट, किस कोलेटरल के बेसिस पे लोन दिया? इधर हम नॉर्मल इंसान जब जाता है कोई भी तो उससे 10 चीज़ें पूछते हैं, और यहाँ ऐसे ही इसी तरह काफ़ी अनसुने राज इधर ही हुए। हाल ही में 52 करोड़ रुपीज़ का फाइनली विजय माल्या का किंगफिशर का जो हाउस है वो बिक गया, और लंदन कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई ये भगोड़ा है, दे हैव एक्चुअली गिवन दिस थिंग। तो दोस्तों ये था पूरा विजय माल्या का केस संक्षेप में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चाहिए इसी तरह के और वीडियोस तो मेक श्योर आप लाइक करते जाइए, बिकॉज इससे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करती है। एंड एट द एंड आप ही लोग कहते हैं कि सर अंडररेटेड चैनल है, तो लेट्स मेक इट मोर वाइडली पॉपुलर। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालते जाऊँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप